आवाजाही की व्यवस्था बनाने के लिए सलाह दी जा रही है। विदेश मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय शीघ्र ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट द्वारा साझा करेंगे। भारतीय रेल ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अभी तक 62 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं और लगभग 70,000 यात्री इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। आज 13 और ऐसी ट्रेनें चलाए जाने की उम्मीद है। कल आप सबके साथ मैंने गृह मंत्रालय ने जो लॉकडाउन से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए थे, उनके मुख्य बिंदु साझा किए थे। आज मैं आपके साथ लॉकडाउन से जुड़े जो नेशनल डायरेक्टिव्स यानी राष्ट्रीय निर्देश हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। सार्वजनिक स्थानों के लिए जो हमने निर्देश जारी किए हैं, उसमें सबसे पहले यही है कि सभी को फेस कवर यानी फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर सबको 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। इन स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करना वर्जित है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। विवाह संबंधी समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर रोक है। इन समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 20 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं हो सकते। अब मैं आपके साथ कार्यस्थलों के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों को फिर से साझा करना चाहूंगी। कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स और फेस मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर और कंपनी परिवहन में इंचार्ज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। काम की शिफ्टों के बीच समय का पर्याप्त अंतराल होना चाहिए और स्टाफ को अलग-अलग लंच ब्रेक दिया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है। कार्यस्थलों को समय-समय पर खासकर शिफ्ट्स के बीच में सैनिटाइज किया जाना भी जरूरी है। सभी कार्यस्थलों पर कोविड-19 का उपचार करने वाले निकटवर्ती अस्पतालों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए। क्वारंटाइन के लिए भी स्थान चिन्हित करके रखना चाहिए। बड़ी बैठकें यानी फिजिकल मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। सफाई और हाइजीन बनाए रखने के लिए स्वच्छता के उत्तम तरीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। आशा है इन सब के अनुपालन से हम कोविड-19 की चेन को तोड़ पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से प्लीज। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेज एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेज कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेज की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेज का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेज और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेज एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेज रिपोर्टेड
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। जहां हम सब लोग कोविड से लड़ने के लिए सभी तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, यह भी जरूरत है कि नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज भी नागरिकों को मिलती रहें। हमने डिलीवरी ऑफ नॉन इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी 14 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की थी। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सर्विसेज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट जैसे कि डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज, टीबी और ब्लड डोनेशन जैसी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें। यह सीजन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों के लिए भी कार्य करने का सीजन है। जरूरत है कि फील्ड फंक्शनरीज इन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाल ही में बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES केसेस का भी रिव्यू किया है। उन्होंने राज्य को आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा सभी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कोविड-19 के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अपनी 14वीं मीटिंग की। मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ PPE, N95 मास्क एंड वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर डिस्कशन किया गया। यह बताया गया कि रिस्क असेसमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए और लोगों को टाइमली अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड ब्लॉक वाले अस्पतालों में जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट एरिया हैं, वहाँ हेल्थ वर्कर्स को और अन्य लोगों को PPEs किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, उसके लिए एक एडिशनल गाइडलाइन को जारी किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 मार्च को PPEs के रैशनल यूज पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें गाइडलाइंस में हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्क प्रोफाइल जैसे कि हाई रिस्क एरिया, मॉडरेट रिस्क एरिया या लो रिस्क एरिया के बेसिस पर किस हॉस्पिटल सेटिंग में किस टाइप के PPEs यूज करने चाहिए, उस पर गाइडेंस प्रोवाइड की है। हाई रिस्क एरियाज में फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ PPEs यानी कि N95 मास्क, कवरऑल्स, गॉगल्स, ग्लव्स और शू कवर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मॉडरेट रिस्क एरियाज में N95 मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। माइल्ड या लो रिस्क एरियाज में ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और लेटेस्ट एग्जामिनेशन ग्लव सफिशिएंट हैं। इस संबंध में डिफरेंट एरियाज जैसे कि IPD ब्लॉक में जैसे हमारे वार्ड्स हैं, ICUs हैं, लेबर रूम्स हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं। OPD ब्लॉक में हमारी हेल्प डेस्क के रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, डॉक्टर्स के चैम्बर्स हैं, फार्मेसी काउंटर्स हैं। सैनिटरी स्टाफ को क्या प्रिकॉशन लेनी है। इसी तरीके से इमरजेंसी डिपार्टमेंट या अदर एंसिलरी सर्विसेज जैसे कि हमारी लैब, ब्लड बैंक्स और लॉन्ड्री सर्विसेज जो भी हैं, वहाँ पर किस टाइप का रिस्क प्रोफाइल है और उसके तहत किस टाइप के PPEs को यूज करना चाहिए, यह डिटेल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट ये है कि कम्युनिटी में हमारे जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो इन गाइडलाइंस जो कि हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, उसको समझते हुए उसके हिसाब से कार्य करें। कोविड-19 दुनिया के अभी सभी देशों में फैल चुका है। इस लड़ाई में केस मैनेजमेंट के साथ साथ जब हम लॉकडाउन को रिलैक्स करते हैं तो यह लड़ाई हमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लड़नी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध अनुसार शुरू से ही यह लड़ाई सरकार के साथ देश का हर नागरिक लड़ रहा है। जब हम लॉकडाउन को रिलैक्स कर रहे हैं तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। समस्त सरकार और संपूर्ण समाज के शेयर्ड एफर्ट से ही हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। हमें अपनी जीवन शैली और काम करने के तरीके में कोविड-19 से संबंधित अप्रोप्रिएट बदलाव लाना होगा। आज जरूरत है कम्युनिटी की ओनरशिप की। जरूरत है कि हर सिटीजन एज पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में कंट्रीब्यूट करे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था
भारत की यह लड़ाई पीपल ड्रिवन हो और हम सब मिलकर समस्त विश्व के सामने इसके लिए एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल सेट करें। धन्यवाद। Kumar Kundan, TV9 Bharatvaras. मेरा सवाल लव अग्रवाल सर से है। सर, एक बात बताएं कि पिछले एक दिन की जो बात हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा डेथ्स देखे गए हैं, और कुछ अगर स्पेसिफिक राज्यों की बात करें तो वहाँ और भी ज़्यादा, मतलब मैं पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। क्या और क्या ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कम्युनिटी की तरफ जा रहा है? सर, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि कुछ स्टेट से जब हमारे को केसेस टाइम पर रिपोर्ट नहीं हुए, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमने उनको